हमारे हरकी के विधायक संजय सिंह अवस्थी जी, हमारे BCOW के चेयरमैन नवदेव कंवर जी, हमारी महिला आयोग के चेयरमैन विद्या नेगी जी, हमारे प्राइवेट एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशंस के मेंबर विजयपाल सिंह जी, हमारे ओंकार शर्मा जी CS ट्रांसपोर्ट, श्री अनिल सोनी जी जो ग्रुप एडिटर्स हैं हमारे दिव्या हिमाचल के, संजय अवस्थी जी, हमारे मल्होत्रा जी, दिव्या हिमाचल परिवार के सभी सदस्य, उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति जिन्होंने अपने फील्ड में जो पुरस्कार प्राप्त किए हैं उन सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जब जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त करना होता है तो उसकी दिशा तय करनी पड़ती है, और जब आप दिशा तय करते हो और दृढ़ संकल्प से मेहनत से आप लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, सफलता आपके पहुंच चूमती है। इसी तरह इस फील्ड में सभी लोगों ने अपनी लक्ष्य तय की और सफलता प्राप्त की। जब मैं मुख्यमंत्री बना उस समय कई आक्षेप लगते थे। कहा जाता था कि 20 साल से तो MLA हैं लेकिन कभी प्रशासनिक अनुभव नहीं है। सही कहते थे, ना मुझे अनुभव था, और प्रशासनिक अनुभव प्रशासन ने सिखा दिया, क्योंकि कोई भी चीज कई बार बुक से पढ़कर नहीं मिलती है, वो अनुभव से मिलती है। और ज्ञान की सबसे बड़ी कुंजी एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, ये मेरा मानना है। जब हमने अनुभव प्राप्त करना सीखा तो कई प्रकार के प्रोसीजर्स, रूल्स, नियम आ गए, ऐसे नियम जो आम जनता से जुड़े हुए थे, जिसमें आम जनता तकलीफ महसूस करती थी, और हमने सभी का अध्ययन करना शुरू किया। मुझे अपनी प्रशासनिक क्षमता एडमिनिस्ट्रेटिव को भी साबित करना था। कई मेरे सहयोगी थे जो उंगली उठा सकते थे, कई मेरे साथी थे जो मेरे उंगली उठा सकते थे, विपक्ष वाले थे, जनता थी। हमने सीखा, अनुभव प्राप्त किया, और जिस चीज को, जिन योजनाओं को हमने चलाने की कोशिश की, उसमें हमने पाया कि 40 साल से एक ऐसी व्यवस्था चली है जो जनता को तंग करने के लिए रहती है। फाइल आ रही है, फाइल नीचे से जा रही है, ऊपर से जा रही है, बाहर अधिकारी मिलते भी नहीं है, फिर कैसे उनका काम होगा। एक दिन की जगह 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लग जाते थे। हमने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया, सिस्टम चेंजिंग की, और उन बिंदुओं को चिन्हित किया कि हमने कहां बड़ी तेजी से व्यवस्था परिवर्तन करनी है। अब व्यवस्था परिवर्तन करनी है तो सारे प्रदेश में एक समय नहीं हो सकती। जो व्यवस्था 40 साल से चली हुई उसको बदलने में समय लगता है, पर मेरा संकल्प था कि मैंने बदलना है और कुछ करना है। 3.5 साल बाद आज मुझे ये खुशी है, 3 साल 8 महीने की हमारी सरकार हुई, आज मुझे ये खुशी है कि हम हेल्थ सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हेल्थ सेक्टर क्या है, पहले तो उसको समझा गया। हर डॉक्टर के पास हम चले जाते हैं, किस प्रकार से ये हेल्थ का सेक्टर ठीक होगा। पहले धीरे धीरे मैं समझने लगा कि मुझे जो MLA मंत्री आके ट्रांसफर करते हैं वही हेल्थ सेक्टर है, यही रूटीन चला रहा था, या कोई नया डिपार्टमेंट बन जाता। मैं भी तंग आ गया कि कोई डेजिग्नेट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहता, स्पेशलाइजेशन किस में है। हेल्थ सेक्टर इसलिए भी था कि क्योंकि मैं खुद एक बार बीमार था, तो मैंने एक बुक पढ़ी कि कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए हेल्थ में। मैं 6 दिन बंद कमरे में था, मैंने पढ़ा। फिर मैंने उसी समय सोचा था कि जब हेल्थ सेक्टर में कहीं बाई चांस मुझे मौका मिला तो मैं आम जनता तक वो सस्ता इलाज उपलब्ध करवाऊंगा जो एम्स दिल्ली के मुकाबले का टेक्नोलॉजी के मामले में अच्छा हो। कैसे किया जाए?
किया कैसे जाए? तो देखा कि डिपार्टमेंट में हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, एक डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज है और एक डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन है। हेल्थ सर्विसेज वाला डॉक्टर मेडिकल एजुकेशन में भी आ जाता है। पीएससी से स्टाफ नर्स उठकर आपकी मेडिकल एजुकेशन में आती है और मेडिकल एजुकेशन वाली पीएससी में चली जाती है। और एम्प्लॉइज डोमिनेटिंग स्टेट है। हमने सबसे पहले मैंने फैसला किया कि कैडर को अलग करना है। डीएमई अलग कर दिया, डीएचएस अलग कर दिया। फिर मैंने मेडिकल एजुकेशन की मीटिंग्स, इंटरेक्शंस की सभी मेडिकल कॉलेज में। देखा कि मेडिकल कॉलेज तो हम शुरू कर चुके हैं, क्या हम सही मायने में उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं? क्या हमारे पास उन सब्जेक्ट्स के नॉन क्लिनिकल के हमारे पास टीचर्स हैं कि नहीं है? असिस्टेंट प्रोफेसर है कि एसोसिएट प्रोफेसर है कि नहीं? तो हैरानी भी हुई, परेशानी भी हुई, क्योंकि हम जो मेडिकल कॉलेज बना देते हैं तो हम सोचते हैं कि ये मेडिकल कॉलेज बन गया और हमारे को बड़ी अच्छी हेल्थ की सेवा मिलेगी। ऐसा नहीं है, मैंने खुद पाया। और सबसे बड़ा प्रीमियम इंस्टीट्यूट जो है हमारा मेडिकल कॉलेज, इसकी भी टेक्नोलॉजी की स्टडी की। मैं किसी को टिप्पणी नहीं करता। बेस्ट डॉक्टर जब मुझे प्रेजेंटेशन दी गई तो बोला कि बिल्डिंग बना दो, ये कर दो। मैंने बोला बिल्डिंग बनाना तो मकसद बिल्डिंग बनाने में और उस पैसे की कमी नहीं, मकसद बिल्डिंग बनाना, ये कमी कहाँ है? मैंने उसको खुद व्यक्तिगत तौर से देखा। आज मुझे खुशी इस बात की है कि उत्तर भारत में किसी भी सरकारी संस्थान जो ले लिए जाए, जितने भी मेडिकल कॉलेज बने हैं, जो मशीन एम्स दिल्ली में रोबोटिक सर्जरी हो रही है आज हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों को। रोबोटिक सर्जरी एक कल्पना थी डॉक्टरों की सोच के बाद। पहली रोबोटिक सर्जरी मैंने जब यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में दी तो मैंने एडवर्टाइजमेंट की कि 5 लाख में रोबोटिक सर्जन चाहिए। मुझे उन डॉक्टरों की प्रशंसा करनी है जो आज रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं। हिमाचल के डॉक्टरों ने हमें उसी पे पर आज इतनी तेजी से रोबोटिक सर्जरी के ऑपरेशन हो रहे हैं जिसका सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी व्यक्ति को मिल रहा है तो आम व्यक्ति को मिल रहा है, गांव के लोगों को मिल रहा है। एक रोबोटिक सर्जरी यूरोलॉजी में 6 से 7 लाख रुपए में होती है, क्योंकि हॉस्पिटल में विश्वास नहीं रहा, सब रेफर करवा देते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं। उस विश्वास को जिंदा करने का दायित्व भी सरकारों का होता है, क्योंकि जब जनता में विश्वास पैदा होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। रोबोटिक सर्जरी महज एक बदलाव है, एक सोच का बदलाव था। आज चमियाना, आईजीएमसी, टांडा, नेरचौक और हमीरपुर में भी मेडिकल कॉलेज शुरू होने जा रहा है, वहां रोबोटिक सर्जरी होगी। और रोबोटिक सर्जरी कौन कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर कर रहे हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी हमारे सरकार में मंत्री जी गए, मैक्स में गए तो 7 लाख रुपया खर्चा रोबोटिक सर्जरी करवाई, और जो भी यहां बहुत अच्छी तरह से होनी थी। उन्हें बेचारे वो मतलब वो करवाना चाहते थे, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल का कंसेप्ट हमारे डेवलप हो गया कि मेरी जान बच जाए। डॉक्टर हिमाचल के अच्छे हैं तो यहाँ रोबोटिक सर्जरी का, चाहे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, उसे जटिल जो ऑपरेशन है उसके लिए है, कैंसर के ऑपरेशन के लिए है। तो आपके 90% यहाँ ऑपरेशन जो हुए अभी तक, तकरीबन 400 के करीब रोबोटिक सर्जन हो गए। 99% वो पेशेंट ठीक होकर घर चले गए, क्योंकि डॉक्टर अच्छे थे। और जो ऑपरेशन आम जनता के लिए 30,000 रुपए का में हो रहा है रोबोटिक में, क्योंकि वो मेंटेनेंस करनी है मशीन की। अगर हम मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? और जो स्पेशल वार्ड लेता है उससे हम 80,000 रुपया लेते हैं, और 7 लाख की जगह 30 और 80,000 रुपया। अब विश्वास बढ़ना शुरू हुआ। फिर आईजीएमसी की बात की। आईजीएमसी में पाया कि 19 साल पुरानी एमआरआई मशीन, 15 साल पुराने हमारे अल्ट्रासाउंड है, हमारे सिर्फ सिटी स्कैन है वो पुरानी एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी के लगे हुए। अब कैसे बोलोगे? एक्सरे 15 साल पहले, डॉक्टर बेचारे थक जाते हैं, इतना मेंटेनेंस पर खर्च आ गया जितना नई मशीन खर्च में बनने में खर्च आना था।
मैंने सभी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कॉर्पोरेशन बनाया और सभी मेडिकल कॉलेज में MRI 3 टेस्ला मशीन लगा दी, CT स्कैन लगा दिया। अब हमारा जो एम्स में भी वेटिंग थी, पिछले कल मैं एम्स में था तो मैं उनसे पूछ रहा था, जो एम्स में वेटिंग आज जो डायग्नोस सिस्टम को में वेटिंग है वो 6-6 महीने की है, पेट स्कैन की वेटिंग है, MRI की वेटिंग 3 महीने की है। मैंने कहा हिमाचल प्रदेश में सभी मेडिकल कॉलेज में डायग्नोज चाहे MRI करवाना है, CT स्कैन करवाना है, अल्ट्रासाउंड करवाना, उसकी कोई वेटिंग नहीं होगी। अगले 6 महीने में हम सारी वेटिंग खत्म करने जा रहे हैं, हमारा पेशेंट जाएगा। ये सब चीजें करने के लिए पैसा भी चाहिए और मोटिवेशन भी चाहिए और काम की लगनशीलता भी चाहिए, हम वो करवा रहे हैं। अभी एक लैब लगी है ऑटोमेटिक, जो एक लैब लगी है वो एम्स दिल्ली में लगी है, मैं उसका भी देख कर आया, पाया कि इसमें क्या है, ऑटोमेशन है, पूरी कंप्यूटराइज्ड है। आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हैं वो सब जानते होंगे, ब्लड टेस्ट होंगे 1 घंटे में 3200 लोगों का टेस्ट होगा। अभी हम कराते क्या है, कृष्णा के पास चले गए, पैथ लैब के पास चले गए। मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहता, मैं बताना चाहता हूं। फिर सेटिस्फेक्शन में भी तो डॉक्टर साहब ने तीसरे के पास भेज दिया, रेफरल चल रहा है। और जब बीमारी होती है तो पैसा नहीं देखते, तब बोलते हैं कि पैसा जितना मर्जी लग जाए ठीक हो जाए, पर हम वो चाहते हैं कि उनका जितना मर्जी पैसा ना लगे, आम आदमी का, गरीब आदमी का, उसे पहले ही अच्छा इलाज मिल जाए ताकि उसके कम पैसे में हमारा अच्छा इलाज हो जाए। 1000 करोड़ रुपए का इलाज हिमाचल प्रदेश के लोग बाहर, हिमाचल प्रदेश से बाहर करवाते हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है। आज सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, ऑटोमेशन लैब से आपकी सिर्फ एक सिरिंज से, नो ह्यूमन टच, कोई आदमी इसको टच नहीं करेगा, सिरिंज सिर्फ खून लेने वाला टच करेगा, अपना डालेगा, आपकी एक्यूरेसी 99% उसकी एक्यूरेसी है। और सारे टेस्ट अगले 4 महीने में, मैंने कहा कि सभी जगह ये ऑटोमेशन मशीन लगा दीजिए। अगर हमारे पास ये सब चीजें करने के लिए पैसा, तो आर्थिक तंगी कहां से? ये सरकार अपने खजाने से कर रही है, किसी और से नहीं कर रही। क्यों कर रही है? फिर अभी तक सप्लाई एंड डिमांड इकोनॉमिक्स का फार्मूला है। हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है, रेडियोग्राफर हो गए, एनेस्थीसिया के हो गए, OT के हो गए, इन सबको, इनकी कितनी सीटें थी 23 साल से IGMC में? 18 सीटें थी, डिमांड 50 की है। हमने कहा इस 100 सीटों को बढ़ा दिया जाए, 18 से 50 कर दिया गया, 2 बैच बैठ गए। पहला नॉर्दर्न इंडिया का अलाइड हेल्थ कॉलेज हमीरपुर में खुलने जा रहा है, जिसमें BSc लेवल की सारी एजुकेशन वहां होगी। और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश हेल्थ टूरिज्म के नाम से जाना जाएगा। ये मेरी बात आपने PG सीटें करनी है, अगर PG सीटें नहीं है, PG करते हैं लोग, 270 सीटें हैं। मैंने कहा इसमें कमी क्या है? कमी सोच की होती है। हमने बोला कि PG 270 सीटें, मेडिकल कॉलेज चलते ही PG और SR से है। किससे चलते हैं? PG और SR से। तो PG से हमने सीटें बढ़ाने के लिए 320 PG की सीटें मांगी है इस बार हमने भारत सरकार से। और उसके लिए प्रोफेसर, डेजिग्नेट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर सारे रूल रिलैक्स कर दिए गए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में आम जनता को धोखा ना हो, इसलिए PG क्लासेस स्टार्ट करने के लिए हमने 320 सीटें मांगी। जब हमने 320 सीटें मांगी तब हमारे मेडिकल कॉलेज चलेंगे भी और SR भी हमारी अच्छी होगी। 65,000 SR वाले को मिलता था। एक डॉक्टर नीट का एग्जाम पास करता है, उसको 5.5 साल लग जाते हैं, 3 साल वो PG की करता है, 3 साल SR की ट्रेनिंग करता है, 65,000 में बेचारे को मिलता था। हमने उसका भी स्टाइपेंड बढ़ाकर 1,30,000 किया, जो एम्स में मिलता है, एम्स के बराबर दिल्ली में। और एम्स की मैं बात कर रहा हूं, बिलासपुर का एम्स जो है अभी बनने में, उसमें मैं दिल्ली के एम्स की बात कर रहा हूं। सब जगह स्टाइपेंड है। क्यों? ताकि हेल्थ सेक्टर को सुधारा जा सके। समय लगेगा। 35% ऑक्यूपेंसी पर हमारे मेडिकल कॉलेज चल रहे थे, 35%, यानी कि हमारे पैरामेडिकल स्टाफ 35% थे। डॉक्टर लिख देता कृष्णा लैब, पैथ लैब, किसी और डॉक्टर, 35% पर कोई मेडिकल कॉलेज चला ही क्यों रहे थे? हमने आज दिन रात मेहनत करके उसको 65% तक पहुंचाया है। और अगले 6 महीने में टेक्नोलॉजी में
एम्स के बाद दिल्ली के हॉस्पिटल में नंबर 1 पांचों मेडिकल कॉलेज में स्टेज 1 में हमारे ये सारे संस्थान अपग्रेड हो जाएंगे। उसी तरह हमने सुपर स्पेशलिस्ट पहली बार हर विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के नाम पर दिए। आज सारे एमओ लगे हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि हमें डॉक्टर भी नहीं मिल रहे। आज हम रेडियोलॉजिस्ट को 5 लाख रुपया देना चाहते हैं कि आप आइए और हमारे यहाँ बनिए, क्योंकि मैं सबसे पहला स्टेप जो आम लोगों को चाहिए वो बीमारी ढूंढने का, डायग्नोस्टिक का करना चाहता हूं, ताकि उसको ये पता लग जाए पहली स्टेज पर मुझे क्या है। इसलिए हमने पेट स्कैन लगा रहे हैं, लीनियर एक्सीमीटर लगा रहे हैं सब कॉलेज में। कहां से? अभी तक मैं 500 करोड़ रुपया उसमें खर्च कर चुका हूं और अभी और खर्च कर रहा हूं। हेल्थ सिस्टम में आप मेरी आज जितने ये मालूम हुआ, हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं और एक हिमाचल का एक अपना पेपर दिव्या हिमाचल ने ये कार्यक्रम किया। यही दिव्या हिमाचल आने वाले सालों में लिखेगा कि हिमाचल हमारे पास इलाज करवाने के लिए बाहर से लोग आएंगे और हम डॉक्टरों की सैलरी भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं और जहां एनपीए की जरूरत पड़ेगी वहां एनपीए भी हम बढ़ाएंगे। ये हमारा हेल्थ सेक्टर में बहुत तेजी से बहुत बदलाव आ रहा है। ये लोगों को नहीं पता लगता, ये लोग नहीं समझते, लेकिन जब बदल होता है डॉक्टर जरूर जानते हैं कि कैसे बदलाव हो रहा है। ये हमें अपना प्रशासनिक अनुभव से सीखा। शिक्षा, एजुकेशन में क्या करना चाहिए। एक स्कूल बंद करने की ताकत किसी सरकार में नहीं हुआ करती थी। शिक्षा का ऐसा बेड़ा गर्क पहाड़ी भाषा में हुआ, क्या कहते हैं, किया कि 2021 में हम क्वालिटी एजुकेशन में 21 में स्थान पर थे। यानी कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे वो 5वीं की किताब, 5वीं क्लास का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता था। ये हाल करते टीचर पढ़े लिखे हमारे टेस्ट के थ्रू हमारे, फिर दूसरी की किताब क्यों ना पढ़ सके? क्या कारण रहा? कुछ तो कमी रही होगी, हमारे नेताओं की कमी रही होगी, निश्चित रूप से कुछ अधिकारियों की भी कमी रही होगी, क्योंकि अधिकारी उसी तरह रूटीन फाइल पर बैठे रहे। 680 स्कूलों को हमने बंद कर दिया, जहां स्कूल नहीं थे तकरीबन हमने वहां मर्जर कर दिए और 3 डायरेक्टरेट बने हुए, डायरेक्टर एलिमेंट्री, डायरेक्टर प्राइमरी, डायरेक्टर आपका सेकेंडरी। हमने एक डायरेक्टर किया, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन बनाया। फिर क्वालिटी कैसे सुधारे, पाया कि सरकारी स्कूल और जो प्राइवेट स्कूल के यहाँ बैठे टीचर है, हमने उस पर डिफरेंस देखा। पहली कक्षा से हमने इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया है। इंग्लिश स्टार्ट करना मकसद नहीं था कि इंग्लिश स्टार्ट होगी पहली मीडियम से हमारी जिम्मेवारी खत्म होगी, वो मकसद नहीं था। मकसद था उनका आत्मविश्वास जगाना। जिन बच्चों में ये हीन भावना में आएगी तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता। अगर बच्चा बचपन से ही हीन भावना में सीखना स्टार्ट कर देगा तो आगे आके उसके मन और दिमाग का विकसित क्या होगा ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और आज मैं कह सकता हूं आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती प्राइवेट स्कूलों को सरकारी स्कूलों से मिलने वाली है। ये मैं चुनौती, क्योंकि कंपीट आप करेंगे, जब आप कंपटीशन देंगे तो क्वालिटी हिमाचल प्रदेश के बच्चों की सुधरेगी। और इसलिए सुधरेगी कि हमने 150 सीबीएसई स्कूल के सीबीएसई स्कूलों में जो हमने टेस्ट करवाया, असिस्टेंट टीचर के हमने टेस्ट करवाए, जिसमें हमने लिखा कि टेम्परेरी बेस पर 5 साल के लिए। वो टेम्परेरी बेस पर नहीं होंगे, वो टेस्ट इसलिए करवाए गए कि जो हम पीटीए पर लगा देते हैं, एसएमसी में लगा देते हैं, क्वालिटी हमारी खराब हो जाती है। आज जब हमने टेस्ट करवाया और उनके रिजल्ट अभी आए, लास्ट मेरिट, जबकि हमने पास मार्क्स उसमें क्या किया कि पास मार्क्स एससी के लिए 40%, राज्याचार्यों से और जनरल के लिए 45% किया। और टीचर इंग्लिश हमने टीचर क्या किया, टीचर इंग्लिश, टीचर फिजिक्स, टीचर मैथ, किस कौन अप्लाई कर सकता है? जिसके एमए में 55% इंग्लिश में होंगे, 50% ग्रेजुएशन में होंगे, 50% इंग्लिश के सब्जेक्ट में होंगे, वो अप्लाई कर सकता है, वो एलिजिबल है इसके लिए। 80% मेरिट गई है, 80% लोग सिलेक्ट होकर आए, लास्ट मेरिट 80% जनरल कैटेगरी में गई है। अब बताइए किस क्वालिटी के टीचर आ रहे हैं? और हम अब सब सारे सीबीएसई स्कूलों में दे रहे हैं। 30 अगस्त तक हम सारे स्कूलों के सीबीएसई टीचरों से या 15 सितंबर तक सब भर जाए। फिर बोर्ड के स्कूलों को कैसे सुधारना, हमारा एक योजना अगले बजट में आएगी। हम
तकरीबन प्राइमरी स्कूलों को 1 से 2000 स्कूलों को प्राइमरी को पूरा रिकंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। पूरा स्कूल नई बिल्डिंगें बनाने जाएंगे, जो अगले साल के बजट में हम उसके लिए काफी पैसे का इंतजाम करने जा रहे हैं, ताकि बच्चा स्कूल में आके ये सलाब आ गई हुई है, बच्चे उसमें बैठे, बाथरूम अच्छे लग रही है। इन सब चीजों को हमने चेंज करने के लिए मैंने एक योजना पर कार्य करना शुरू किया। अगले 1 साल, अगले जो बजट होगा उसमें 1000 प्राइमरी स्कूल बिल्कुल नए बना दिए जाएंगे, और पहला राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो आने वाले समय में हमारे हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों में बन रहा है, इस नवंबर में आने जा रहा है। हम उसकी रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाएंगे, आप देखेंगे कि कितना बेस्ट स्कूल सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए बनने जा रहा है, जो कि मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में बनाया, लेकिन सभी विधानसभा क्षेत्रों में डे बोर्डिंग आने स्कूल बना रहे हैं। दिन का खाना हम स्कूल में देंगे, ताकि जो बच्चे हमारे स्टंटेड पैदा हो रहे हैं, वेटेज वाले पैदा हो रहे हैं, वेस्ट, उनको हम अच्छा खाना देंगे। ये सब पैसे का सदुपयोग प्रूडेंटली किया गया है। अगर हम फिस्कल डिसिप्लिन के साथ प्रूडेंटली थिंक ओवर करते हैं, गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस करते हैं, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। यह व्यवस्था परिवर्तन इसको कहते हैं, जहां योजनाओं को और सरकार के दर्द को, जनता के दर्द को, जनता की पीड़ा को समझकर योजनाएं धरातल पर लाई जाए, उसे व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। किसने मांग नहीं की है हमारे, हम कर रहे हैं, ये यही नहीं हो रहा। कभी गांव का किसान ये नहीं सोच सकता था कि उसकी हल्दी 150 रुपए किलो खरीदी जाएगी। कभी गांव का किसान ये नहीं सोच सकता था कि 80 रुपए किलो उसको हमारा गेहूं खरीदा जाएगा, 50 रुपए किलो मक्की खरीदी जाएगी। हमने इसकी स्टडी की। हमारे पास 100% भूमि में से 68% भूमि वन भूमि है। 5% हमारी भूमि जो ऑस्टिस बन गए हैं, डैम बन गए हैं, या नदियां बहती है, वो है। 28% पर हिमाचली निवास करते हैं। अब उनको कैसे सार्थक बनाना है, कैसे उनको सेल्फ रिलायंट बनाना है, ऐसी योजनाओं पर हमारी सरकार कार्य कर रही है। इसमें कोई देर है, सोशल सिक्योरिटी में भी हम नंबर 1 पैरामीटर्स पर आने वाले हैं। आज ऑर्फन बच्चे जो 27 साल की उम्र के हैं, उनको कानून के द्वारा, मुख्यमंत्री सुखाश्रय कानून के द्वारा 18 साल से ऊपर के बच्चे को हम 4000 रुपया पर मंथ दे रहे हैं। पढ़ने की फीस का पूरा पैसा हम दे रहे हैं, सारे पैसे हम दे रहे हैं। अनाथ बच्चा सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा हमने दिया। ये नाम चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जे का मतलब है कि 27 साल तक पैदा होने से लेकर सरकार उसका ख्याल रखेगी, और उसको हम खर्चा कर रहे हैं। आज विधवा बहनों के बच्चों की सारी पढ़ाई, मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई की 3-4 लाख रुपए लग जाते हैं, सारे पढ़ाई का खर्चा सरकार दे रही है। और जो आम आदमी है, जो सरकारी नौकरी लगा है, उसको भी कहा है कि तुम्हारी 12 लाख रुपए तक आय है, तुम अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए का लोन 1% ब्याज की दर से ले सकते हैं। जब आपका बेटा डॉक्टर बनता है, IIT में जाता है, NIT में जाता है, IIM में जाता है, तो आपका बच्चा डॉक्टर बनता है, तो आपको लिए भी पैसे किसी को लाभ नहीं रखा। क्योंकि ये जो संपदा है प्रदेश की, इसकी हक की लड़ाई हमें लड़नी है, और इस संपदा को हमने बचाना है। इसी संपदा को जब बचेगी तो इस प्रकार की योजनाएं आएंगी। मुख्यमंत्री आएंगे, कुर्सी में बैठेंगे, मंत्री आएंगे, कुर्सी में बैठेंगे। आप भी आएंगे कि 5 साल बाद देखते हैं, इनको देखते हैं। व्यवस्था वो चल रही है, ऐसी व्यवस्था से दूर रहना चाहिए। जो व्यवस्था जनता और समाज के कल्याण के लिए लाई जाती है, जो व्यवस्था आम आदमी की, लोगों की दर्द से जुड़ी होती है, जो व्यवस्था आप महिलाओं को दर्द से जुड़ी होती है, उस व्यवस्था को ही परिवर्तन करने की जरूरत है। इसलिए हमने इस कार्य किया। आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हम आगे आ रहे हैं। हम ऐसे ओल्ड एज रिजॉर्ट बना रहे हैं, जहां बुजुर्गों को रहने के लिए अच्छे हम कमरे उपलब्ध करवाएंगे। 2 बनने जा रहे हैं। दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए भी कोई अब हमारा इंस्टीट्यूशन है, 70 साल का इतिहास हो गया, जो हैंडीकैप है। पहला वन ऑफ द बेस्ट दिव्यांग इंस्टीट्यूशन कॉलेज लेवल तक का हमारा कंडाघाट में बनने जा रहा है, जो अगले साल बनकर तैयार है। कोई इन्होंने मांग थोड़ी की कि मुझे चाहिए, मांग नहीं की उन्होंने कि हमें चाहिए। कोई नहीं आया मांग करने। यहाँ मांग करने तो आते हैं हमारे जो सबसे ज्यादा मांग करने वाले थे सरकारी कर्मचारी, जिनकी पेंशन होती है, DA होता है, उनको मांग करने आते हैं। कोई आम आदमी नहीं आता बेचारा मांग करने। अपने रेवेन्यू का जो हमारा बजट है 54,000 करोड़ का, ये भी बताना चाहता हूँ। 54,000 करोड़ रुपए का हमारा इस बार बजट प्रस्तुत किया गया। पिछले साल 58,000 करोड़ का था। ये भी इतिहास में पहली बार हुआ कि कभी 58,000 करोड़ का बजट को 54,000 का प्रस्तुत किया गया। अधिकारी मेरे पास आए,
अधिकारी ने कहा कि आज तक नहीं हुआ जी, लोगों के बीच बहुत बेइज्जती होगी, आप इसको हम 60,000 में देते हैं। मतलब 6,000 करोड़ कहां से लाए? नहीं, वो आंकड़ों का हम जाल दिखाएंगे, पिछले कई सालों से पड़ा। मैंने कहा इसको बदलना होगा, सच्चाई जनता के सामने लगा। पहली बार हमने 54,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया, बता के मैं जनता के पास आया। मैंने कहा परिणाम कुछ भी हो, परिणाम से वो घबराते हैं जिन्होंने सेवा नहीं करनी होती। जिन्होंने सेवा करनी होती है वो परिणाम से नहीं घबराते, वो जनता की सुध लेते हैं, जनता और समाज की सुध लेकर आगे बढ़ते हैं। और उस 54,000 के बजट में से 70% सरकारी कर्मचारियों की पे, पेंशन, जो हमारा कर्जा होता है और उसका ब्याज पर खर्च हो जाता है। अन्य वर्ग जो हमारे 70% समाज के और लोग हैं, उनके लिए क्या देते हैं, क्या योजना लेके देते हैं? ये चीज सोचने की। क्या हम एक ही वर्ग को मजबूत करें या गांव में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति को भी मजबूत करें? क्या हम समाज के एक ही आदमी को मजबूत करें या समाज के सभी लोग समृद्ध हों? इस प्रकार का व्यक्ति हम नीतिगत बदलाव लेकर हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाए। आज हमने फॉरेस्ट का सर्वे करवाया, हक की बात करना चाहता, कभी नहीं सोचा होगा कि आज हमने फॉरेस्ट का सर्वे करवाया। 22,000 करोड़ की फॉरेस्ट की संपदा, जिसमें आंवला, वाइल्ड मैंगो, ये सब चीजें जो है, बिलपत्री, ये सब चीजें हमें हर साल कितना पैसा दे सकती है, वो हमने ISB वालों से स्टडी करवाकर आज ही कैबिनेट सेट किया। आप क्या खा रहे हैं? आपने कभी स्टडी किया कि आप क्या खा रहे हैं? क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है? पहली इंडिया की न्यूट्रिशन पॉलिसी हिमाचल प्रदेश की सरकार बनाने जा रही है, ताकि हमारी जनता को ये पता लगे कि हम खा क्या रहे हैं, कौन सा आटा खा रहे हैं। खा भी रहे हैं, आटे में कुछ प्रोटीन, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब चीजें नहीं है, ये आम जनता से जुड़ी हुई चीजें है। लेकिन आम जनता बोलती नहीं, मुझसे इससे का नहीं कुछ लेना, मुझे तो अच्छा हमें लेना है। कौन सा पानी पी रहा है, कितना pH का पानी का है, क्या आपकी सेहत में फर्क डाल रहा है? क्यों हम कैंसर के 2nd नंबर ऑफ इंडिया में बनते जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के बाद? कारण है इसके, हमारे खान पान में बदलाव है। इस सब चीजों के लिए हमारी सरकार लड़ाई लड़ी, आपके हक की लड़ाई लड़ी। हमने कभी सोचा था कि किसान में हमको 600 करोड़ आज के हिसाब से और 5 साल बाद 1,000 करोड़ रुपए मिले? हमने कहा कि हम समझौता करेंगे। हमारे पास सबसे बड़ी जो संपदा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सब पढ़े लिखे हैं, वो हमारे पास जो है बहता हुआ पानी और सुंदर जंगल है। इकोलॉजिकल सर्विसेज के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, उसने स्टडी किया इकोलॉजिकल सर्विस, वायु, हवा, स्वच्छ वाटर के रूप में हम देश को 90,000 करोड़ रुपया हर साल की सेवा देते हैं। मिलता क्या है? हमारा बजट है 54,000 करोड़ का, और SJVNL जो हमारे पानी से नागवा झाकड़ी वाली पावर प्रोजेक्ट बनी है, उसका बजट मैं आपको बताना चाहता हूं 67,000 करोड़ रुपए का है, जबकि हमारा बजट 54,000 करोड़ का है। तो हम अपने अधिकार मांग रहे हैं, अधिकार मांगेंगे, खड़े होंगे, छाती तान के तब मिलेंगे। अब हमने कहा कि BBMP में 15 साल पहले सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, इंप्लीमेंट नहीं करो। मैंने कहा अगर दिल्ली को पानी चाहिए, हरियाणा को पानी चाहिए, पानी देंगे हम, क्योंकि हमारी संस्कृति है, देव संस्कृति, हम पानी देते हैं, पर उसमें अपना अधिकार चाहते हैं। मैंने कहा कि अगर मैंने पता कर लिया कि अगर गुड़गांव में पानी नहीं पहुंचा अगले 10 साल में, तो गुड़गांव 60% सूख जाएगा, आधी दिल्ली सूख जाएगी, आधा हरियाणा सूख जाएगा किशोर का पानी नहीं। हमने स्टडी किया और हमने कहा कि हम भी समझौता करेंगे, हमारी शर्तों पर समझौता करो। हमारी शर्तों पर पहला समझौता हुआ, जबकि पिछली सरकार ने समझौता उनकी शर्तों पर किया था, और आज हमें उसके बदले 211 मेगावाट फ्री बिजली मिलेगी, आप पानी ले जाओ। लेकिन उसमें भी मैंने एक कंडीशन डाली कि BBMP के एरिया में हरियाणा वहां पर पंगा डालता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पंगा डालती है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट दो जो BBMP का एरिया है, उसमें हम मिलकर एक समझौते पर पहुंचे, और इसमें एफिडेविट हरियाणा ने दे दिया, हमारे भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल ने दे दिया, पंजाब थोड़ा अर्जन कर रहा। हमने कहा चाहिए तो लो, 5 नदियां हमसे निकलती है, फुटबॉल और पंजाब कहलाता है, 5 नदियां हिमाचल से निकलती है, पंजाब की कोई नदी नहीं है, उत्तराखंड के पास भी 2 नदियां हैं, हमारे पास नदियां पानी है। और अब
बीबीएमबी का जब हम केस जीतेंगे सुप्रीम कोर्ट से, तो कम से कम 500 करोड़ रुपए की आय हिमाचल प्रदेश में अगले 15 साल तक मिलती रहेगी। और जब ये पैसा आता है तो आप लोगों के लिए लगता है। नेताओं को वो गाली देना तो बहुत अच्छा लग जाता है कि इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, इसने। नेताओं के दर्द को भी देखा करो जो आपके लिए लड़ते हैं। ये मैं कहना चाहता हूं। आपने हमारी बात सुनी, कई चीज से परिवर्तन आ रहा है और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। हम व्यवस्था परिवर्तन की सरकार है। हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। कई लोग हमसे सवाल पूछते, सोशल मीडिया में चला जाता है, लगाए रखते हैं, हमारी रील्स बनती रहती है। मैं बहुत ही कम देखता हूँ सोशल मीडिया। बीजेपी वालों ने रखा है एक दफ्तर बना के, उसमें चलाए रखते हैं। भाषण में थोड़ी सी गलती होगी तो उसी को तोड़ के चला देते हैं एआई के जमाने में। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में अगर इन्होंने हमारी आरडीजी बंद नहीं की थी 8 से 10,000 करोड़, जो कि 1952 से हिमाचल प्रदेश को मिल रही थी। पहाड़ी राज्य है, कभी भी रेवेन्यू सरप्लस नहीं हो सकती क्योंकि पहाड़ है, कोई इंडस्ट्री नहीं आती। सिर्फ इंडस्ट्री आएगी, बद्दी आएगी जो 10% उसमें है। शिवालिक, मिड हिमालय, बिग हिमालय में कभी इंडस्ट्री नहीं आएगी क्योंकि हमारे पास 3 प्रकार के पहाड़ है। अब जब हम जब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे थे तो 8,000 करोड़ रुपया हमारे को जो पिछले साल भी हमको मिलता रहा, इस साल काट दिया गया। अगर किसी पेंशन और किसी बिजनेसमैन से पूछा जाए कि आपकी 30% काट दिया जाए तो आप कैसे चलाओगे, ये सरकार की चुनौती थी और सरकार ने ये चुनौती को स्वीकार किया। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 8,000 करोड़ करने के बाद भी हिमाचल प्रदेश किसी सरकारी कर्मचारी की पेंशन और पे में कभी कटौती नहीं करेगा। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जो लोग मीडिया में बोलते हैं कि पे देने के लिए पैसे नहीं, चला हुआ पता नहीं कहां कमजोरी है, इस चीज के लिए पैसे नहीं है। आप हॉस्पिटल जाके देखना, मेडिकल कॉलेज में पूछना डॉक्टर से कि क्या सुधार किया जा रहा है, स्कूल में देखना। ये एक व्यवस्था है जो रातों रात नहीं बदली जा सकती, लेकिन इस सोच को बदलने के लिए आपको दृढ़ संकल्प चाहिए और हमने सोच को बदला है। और आने वाले समय में इसको कोई भी सरकार बदल नहीं पाएगी, ऐसी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। ये तरीका होता है सत्ता में रहकर जनता की सेवा करने का। और 2027 में हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे। हमारे आधे, मैंने पता किया, आधे लोग तो जीरकपुर, मैक्स वहां घर बना रहे हैं। मैंने कहा भी इतने लोगों ने पैसा खर्च कर दिया, क्यों ना हम भी एक हिम चंडीगढ़ बनाए। तकरीबन 50,000 करोड़ रुपया हिम चंडीगढ़ पर खर्च होने जा रहे हैं। 8,000 बीघा हमने सरकार के नाम पर कर ली है। अभी और लैंड एक्वायर करें, एक सुंदर शहर हिमाचल प्रदेश का जहां हिमाचली रहना चाहे, हम हिम चंडीगढ़ बद्दी के साथ, जैसे चंडीगढ़ सिर्फ 25 मिनट की दूरी पर होगा, वहां अपने वातावरण में 3 शहर बनाने का। ये सब चीजें परिवर्तन के दौर से चल रही है, नई सोच के दौर से चल रही है। आईएएस की लॉबी को खत्म करने की कोई हिम्मत कर सकता था? ओंकार जी बैठे एसीएस से, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, जानते ही कितना दबाव होता है अधिकारियों का, क्योंकि इन्होंने रोज ही कई सरकारें देखी होती है ब्यूरोक्रेट्स ने। हमने आईएएस की लॉबी कम करने के लिए 153, क्योंकि ये जनता को तंग नहीं करना है। हमारे पास जरूरत 110 की है, रखे हुए 153 है। आईएफएस में 117 रखे हुए, जरूरत कम की है। 12 डीएफओ, टेरिटोरियल डीएम, सारा काम पहले एक डीएफओ करता था, सिर्फ पोस्टें अधिकारियों की बढ़ा दी। आईपीएस में बहुत पोस्टें रखी, हम सभी भी कम करना जा रहे हैं। किसी का व्यक्तिगत ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, हमारा मकसद है प्रदेश की जो संपदा बेफजूल खर्ची जा रही है उसका लाभ उठाया जा सके, उसको रोका जा सके। कई बार मैं देखता हूँ कि बिल्डिंग के बारे में बोलते कि ये बन रहा है, वो बन रहा है। अरे कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए भारत सरकार हमको इंसेंटिव देती है 150 करोड़ रुपए का। हमारा को प्रॉब्लम कैपिटल एक्सपेंडिचर में कुछ नहीं है, बिल्डिंग बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में प्रॉब्लम आती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हर महीने 2200 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों का पे और पेंशन का निकल जाता है, 800 करोड़ रुपया बोर्ड कॉर्पोरेशन का निकल जाता है। ये प्रॉब्लम होती है, हमने उसको समझा है और इसको हम आगे करेंगे। मैं कह सकता हूँ 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। 2032 में हिमाचली जो 75 लाख की जनसंख्या हिमाचल में रहती है, वो गर्व से कहेगा कि हम उस समृद्धशाली और अमीर राज्य से आते हैं जो हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली अमीर राज्य बनने जा रहा है। ये परिवर्तन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से, मैंने कहा कि पढ़ा हुआ भाषण से अच्छा ऐसे ही मैं बोल देता हूँ। तो पहले साल पूरी किताब बहुत बड़ी थी, तो ऐसे फिर पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते थे,
फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब लोगों का प्यार चाहिए। हमारे फैसले थोड़े से कठोर हो सकते हैं पर वैसे कठोर नहीं है। जैसे आंवले का स्वाद ना शुरू में थोड़ा कड़वा होता है, जब धीरे धीरे जोर से चबाते हो तो मीठा होता है। वो स्वाद हिमाचल वासियों को मिलने वाला है। निश्चित रूप से हम आत्मनिर्भर बनेंगे और निश्चित रूप से हम समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेंगे। आप गर्व से कहेंगे। याद रखना मेरी बात इन्हीं शब्दों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।